बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 4 सजीवों में पोषण के सेकंड पार्ट के अंतर्गत परपोषी वनस्पतियां यानी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीटभक्षी वनस्पतियां कौन कौन सी होती है, तीसरा आता है मृतोपजीवी वनस्पतियां यानी सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में क्या होते हैं और प्राणियों में पोषण की क्या प्रक्रिया होती है आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि परपोषी वनस्पतियां यानी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं। परपोषी जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है जो उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करती है उन्हें परजीवी वनस्पतियां कहा जाता है, जैसे वृक्षाधनी और अमरबेल। इसमें क्लोरोफिल न होने के कारण अर्थात पर्णहरित न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर होती है, इसलिए उसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति भी कहा जाता है। पर्णहरित न होने के कारण ही पीले धागेनुमा अमरबेल की संरचना हमें दिखाई देती है। दूसरा जो प्रकार है वह है कीटभक्षी वनस्पतियाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ वनस्पतियाँ कीटकों का भक्षण कर उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती है। ये वनस्पतियाँ प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिकों के अभाव वाले पानी या जमीन में पाई जाती हैं। ड्रोसेरा बर्मानी जो होती है कीटभक्षी पौधा होता है। इस वनस्पति की रचना किसी फूल की तरह ही होती है और इसकी वृद्धि जमीन से लगभग सट कर होती है। इसकी पत्तियां आकर्षक तथा लाल होती है और उनकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले चिपचिपे द्रव की बूंदें होती है जो कि कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इसे कीटभक्षी वनस्पति का नाम दिया गया है। तीसरा जो प्रकार है वह है मृतोपजीवी वनस्पति। सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्ते, फफूंदी, कवक और येस्ट यानी खमीर मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। मृत अवशेषों पर गिरने वाले फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। फफूंदी इस विघटन से तैयार होने वाले द्रवण को अवशोषित कर पोषक द्रव्य प्राप्त करती है। वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों के कार्य और अभाव का परिणाम। पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन जिसका कार्य होता है प्रथिन का निर्माण करना, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य इनका महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके अभाव में वृद्धि में रुकावट पैदा होती है और पत्तियां जो है वनस्पतियों की पीली पड़ने लगती है। दूसरा जो घटक है वह होता है फास्फोरस जो कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, किंतु समय से पहले पत्तियां अभाव के कारण इसके अभाव में समय से पहले पत्तियां झड़ जाती है, फूल लगने में देरी हो जाती है और जड़ों की वृद्धि में भी रुकावट दिखाई देती है। तीसरा जो घटक है वह है पोटेशियम जो कि उपापचय की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में तना संकरा होता है, पत्तियां मुरझा जाती है और कार्बोज पदार्थ जो है वो तैयार नहीं होते हैं। चौथा जो घटक होता है वह है लोहा, जिसमें पर्णहरित जिसका कार्य होता है पर्णहरित को तैयार करना और इसके अभाव में पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसके पश्चात है मैंगनीज जो कि कई प्रकार के संप्रेरक पदार्थों को निर्मित करता है और इसके अभाव में वृद्धि में रुकावट होती है और पत्तियों में दाग लग सकते हैं। अंत में आता है जिंक या जस्ता जो कि संप्रेरक तथा उनके घटकों की निर्मित करता है और इसके अभाव में वनस्पतियों की वृद्धि में रुकावट आती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अब देखते हैं कि प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सभी शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक तत्व भोजन से मिलते हैं। रक्त द्वारा इन घटकों की शरीर के सभी अंगों को आपूर्ति की जाती है। हमारा ग्रहण किया हुआ भोजन
उसी स्वरूप में रक्त में नहीं घुलता, इसलिए अन्न का रूपांतरण रक्त में अवशोषित हो सकने वाले घुलनशील घटकों में होना आवश्यक होता है। प्राणियों की पोषण प्रक्रिया में भोजन ग्रहण से उत्सर्जन तक विविध सोपान होते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है अन्न का ग्रहण करना, शरीर के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। उसके पश्चात इस भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया शुरू होती है। पाचन के पश्चात तैयार हुए घुलनशील पदार्थों का रक्त में अवशोषण होता है, जिसे अवशोषण कहा गया है, और इस अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं ऊतकों में परिवहन होता है, जिससे ऊर्जा निर्मित होती है, और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। अंत में जो प्रक्रिया होती है जिसमें अपचित और अनअवशोषित अन्न पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे उत्सर्जन कहा जाता है। अब आता है कि प्राणी समभोजी पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में हाथ, मुंह जैसे अंग नहीं होते। यह एक कोशिकीय सजीव होते हैं और यह अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग के द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। वह भोजन के कण को चारों ओर से घेर कर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। इसके बाद भोजन के कण पर प्रकीर्णों की प्रक्रिया होती है, जिससे उसका पाचन होता है। भोजन का अपचित भाग वहीं छोड़कर अमीबा कूटपद की सहायता से संचरण करता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय सजीव में पोषण संबंधी प्रक्रियाएं उनकी कोशिका में ही होती है। इसके पश्चात आता है भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार। उसके आधार पर पहला जो प्रकार है वह है हर्बीवोरस यानी शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप में भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे घास खाने वाले प्राणी और बीज फल खाने वाले प्राणी। दूसरा जो प्रकार आता है वह है मांसाहारी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी प्राणी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं और जैसे शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले और कीटकों को खाने वाले होते हैं। तीसरा होता है सर्वभक्षी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते हैं, जैसे बंदर, चिंपांजी, मानव, जो अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ सजीवों उनके भोजन ग्रहण के साथ साथ पर्यावरण स्वच्छता और संवर्धन का कार्य भी करते हैं। उसके पश्चात आता है सफाई कर्ता प्राणी। यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्गा, गिद्ध और कौवा। अंत में आते हैं विघटक या डिकम्पोजर्स, जो कि सूक्ष्म जीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्म जीवों का पोषण होता है। अंत में आता है मृतोपजीवी पोषण। कुछ कीटक, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव रूप से सेंद्रीय पदार्थ को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी इत्यादि। दूसरा प्रकार है पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीव पर निर्भर रहते हैं, वे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे जूं, किलनी, खटमल। थैंक यू। अब आपको इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय दिया गया है। इस स्वाध्याय की सहायता से आप कक्षा कार्य और गृह कार्य की कॉपी को पूर्ण करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इन वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। थैंक यू।